वैसे भी इन चीज़ों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था और ना ही ऐसी बातें हमारे घर में कोई किया करता था, क्योंकि मेरे पापा एक स्कूल के अध्यापक हुआ करते थे और मेरी मम्मी भी स्कूल में पढ़ाने का ही काम किया करती थी। इसलिए हम लोगों को भूत प्रेत पर बहुत कम विश्वास था। मगर ऐसा नहीं था कि हम लोग भगवान में विश्वास नहीं करते थे। मेरी मम्मी हमेशा से ही माँ भवानी दुर्गा के मंदिर में आया जाया करती थी। उन्हें सबसे ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास माँ दुर्गा में ही है। उनका मंदिर हमारे गांव में मौजूद है और आज अगर मैं और मेरे घर वाले जिंदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ भवानी दुर्गा की वजह से, वरना शायद उस रात हमारी मौत लगभग तय थी। कहते हैं कि आप जितना विश्वास भगवान में करते हैं तो भगवान आपको पलटकर उतना ही फल देते हैं। शायद मेरी मम्मी की श्रद्धा और भक्ति ने उस दिन हमारी जान बचा ली, वरना वो डायन और उस साहिल से बचना हमारे लिए तो नामुमकिन हो चुका था। सुनसान सड़क पर हम तीनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, लेकिन गाड़ी के खराब होने की कोई वजह पता नहीं चल पा रही थी। आखिर चलती हुई गाड़ी अचानक से कैसे रुक गई, हम सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर वहां पर कोई मैकेनिक भी नहीं था जिससे हम गाड़ी को ठीक करवा सके। तभी हमारी गाड़ी का बोनट एकदम से ऊपर उठ गया और फिर गाड़ी के अंदर कुछ हलचल होने लगी। यह देखकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते गाड़ी के आगे के बोनेट के पास थोड़ी आग सी जलने लगी और पापा ने तीनों को जल्दी से नीचे उतरने को कहा। हम तीनों तुरंत ही नीचे उतर गए, लेकिन नीचे उतरने के बाद जो दृश्य हमने देखा उसे देखकर तो हमारे हाथ और पैर डर के मारे कांपने लगे, मानो डर की वजह से हमारी जानें निकल जाएगी। मम्मी की हालत तो डर के मारे काफ़ी खराब हो चुकी थी। उस वक्त मेरी उम्र भी यही कोई 18 साल की थी, तो मैं भी इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा अनुभव नहीं रखता था। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और मैं बांसवाड़ा का रहने वाला हूँ। इस घटना के घटने से पहले हमारे किसी भी घर वाले को भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ये घटना हमारे साथ घटी तो हम लोग इनके नाम से भी डरने लगे और तो और हमने उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। यह बात आज से लगभग 8 साल पुरानी है। उस वक्त मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रहा करता था, लेकिन बीच में ऐसी एक खौफनाक घटना से मेरा सामना हुआ कि मैंने कभी भी सोचा तक नहीं था। वो दीपावली का दिन था जब मैं और मेरे सारे घर वाले शॉपिंग के लिए आज बाहर जाने वाले थे। मेरे पापा मुझे आज एक सरप्राइज देने वाले थे। पता नहीं पापा आज मुझे क्या सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। तो फिर हम लोग सुबह सुबह शॉपिंग के लिए बाजार की तरफ निकल पड़े। बाजार में जाने के बाद हमने इधर उधर के सामान खरीदने में ध्यान ही नहीं दिया कि कब शाम के 4 बज गए। उस बाजार से हमारे शहर का रास्ता लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था, तो हम लोगों को जाने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता। लेकिन अब और कोई रास्ता भी नहीं था। एक रास्ता पहले से मौजूद था, लेकिन उस रास्ते में अक्सर ही कम गाड़ियां या फिर साधन आया जाया करते थे। उसके पीछे का कारण हैरानी कर देने वाला था। दरअसल गांव के लोगों का कहना था कि उस रास्ते पर एक औरत और एक आदमी की आत्मा भटकती है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए लोगों ने उस रास्ते पर आना जाना बंद कर दिया। गांव के सबसे बड़े रमेश काका जी, जिनका कहना था कि उस रास्ते पर कई सारे भयानक हादसे हुए हैं और उसके बाद उस रास्ते को हमारे द्वारा बंद कर दिया गया है। लेकिन हमें यही लग रहा था कि उस वक्त गांव के लोग कुछ ज़्यादा ही शिक्षित नहीं थे, तो उन लोगों के अंदर अंधविश्वास का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हम लोगों को इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरे पापा एक अध्यापक थे और मेरी मम्मी भी स्कूल में मैडम। एक मॉडर्न फैमिली होने के कारण हमें इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ आदमी के विचार भी बदल जाते हैं, और अब कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होने वाला था। हम लोग इनको मानते नहीं थे,
तो वहीं आज हमारे साथ एक खौफनाक किस्सा घटने वाला था जिसके बारे में हमने कभी भी सोचा तक नहीं था। उस दिन हमें इधर उधर का सामान खरीदने में शाम के लगभग 4 बज गए। फिर हम गाड़ी में आकर बैठे और आज हमारा पूरा परिवार एक साथ हो जाता, लेकिन मेरी बहन किसी कारण की वजह से आज घर पर ही रह गई। हम लोग अभी हंसी मजाक करते हुए गाड़ी में बैठे और उसके बाद मेरे पापा मुझे एक एजेंसी के पास लेकर आए। ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और उसके बाद मेरे पापा ने बताया कि मैं तुम्हें जल्दी ही बाइक दिलाने वाला हूँ और उसी मामले में हम लोग यहाँ पर आए हैं। यह सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं लगभग 2 महीने से ही पापा के पीछे पड़ा था कि मुझे एक बाइक चाहिए और अब जल्दी ही मेरा सपना पूरा होने वाला था, बाइक खरीदने का। उसके बाद हमें उस एजेंसी में हम लोगों की कागज कार्रवाई हुई। हमें लगभग 3 घंटे लग गए। फिर हमें पता चला कि आज से लगभग 4 दिन के बाद हमारी नई बाइक का ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि हमें उनमें से कोई भी बाइक पसंद नहीं थी। उसके बाद हम लोग आकर गाड़ी में बैठ गए। मेरे पापा ने कहा कि क्यों ना आज हम लोग खाना होटल में ही खा लेते हैं। तो मुझे भी पापा की बात कहीं ना कहीं ठीक ही लगी, क्योंकि अब हम लोग कब तो घर जाएंगे और कब खाना बनाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि दीदी के लिए घर पर ही खाना लेकर चले जाएंगे और हमने ठीक वैसा ही किया। लेकिन हमें क्या पता था कि आज के दिन देरी करना हम लोगों को कितना भारी पड़ जाएगा। और उसके बाद हमने खाना पैक करवा लिया, लेकिन उस खाने में थोड़ी मिठाइयाँ भी थी और शायद वही आज हम पर भारी पड़ने वाली थी। होटल से निकलते निकलते रात के लगभग 9 बज चुके थे। आज काफ़ी लेट हो चुके थे, लेकिन उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि हमने खाना तो खा ही लिया था। और रही बात मेरी बहन की, तो दीदी के लिए हमने खाना वैसे भी पैक करवा लिया। तभी हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग उस रास्ते से ही चले जाएंगे जिस रास्ते के बारे में लोगों का कहना था कि आत्माएं भटकती फिरती हैं। हमने सोचा कि अगर हम उस रास्ते को पार करेंगे तो लोगों का डर भी दूर हो जाएगा और साथ ही हमारी बहादुरी भी सबके सामने पेश आ जाएगी। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा आगे जाकर उस रास्ते की तरफ ही टर्न ले लिया, क्योंकि वो रास्ता लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था हमारे गांव से। तो इसका मतलब था कि लगभग 20 से 25 मिनट पहले ही हम हमारे घर पहुंच जाएंगे। तो हमने भी उस रास्ते को चुनना ही बेहतर समझा। तभी हमें उस रास्ते पर एक आदमी दिखा। उस आदमी की उम्र यही कोई 45 से 50 साल की होगी। उसने पहले तो हमारी गाड़ी को रुकवाया और उसके बाद उसने हमसे कहा, भाई साहब पीपली जाओगे क्या? तो इस पर पापा ने कहा कि जी हम लोग वहीं जा रहे हैं। इस पर उस आदमी ने कहा कि आप इस रास्ते पर मत जाइए, इस रास्ते से जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। उसकी बातें कुछ अटपटी सी थी, लेकिन पापा ने सोचा कि शायद यह आदमी भी एक अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। तो पापा ने उससे कहा कि आपको चलना है तो हमारे साथ चल सकते हैं, हम तो इसी रास्ते से जाएंगे, और अगर आपको इस रास्ते से नहीं जाना है तो आप कोई और रास्ता ढूंढ लीजिए। इतना बोलकर पापा ने गाड़ी को फिर से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, मगर वो आदमी हमें पीछे से आवाज़ देता रहा कि अरे रुक जाओ, मत जाओ उस रास्ते से। मगर हम लोगों ने उसकी बात को नज़रअंदाज करना ठीक समझा, लेकिन उसकी बात को नज़रअंदाज करना हम पर कितना भारी पड़ने वाला था वह तो कुछ ही पल में हमें पता चलने वाला था। पापा ने गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, मगर अब वो रास्ता हमारे सामने आ चुका था जिस पर लोगों का भूत प्रेत के होने का दावा किया गया था। उस समय हम लोग बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन कुछ दूर आगे चलने के बाद गाड़ी के अंदर थोड़ा कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, मानो हमें थोड़ी घबराहट महसूस हो रही हो। दीवाना एक दीवाना शहर में एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। थोड़ी सर्दी पड़ रही थी, लेकिन गाड़ी का मौसम अब इतना ठंडा हो चुका था कि ऐसा लगा जैसे कोई दिसंबर का महीना चल रहा हो। अभी ठंड की वजह से हमारे हाथ और पैर कांपने लगे। अब गाड़ी के अंदर ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी।
पापा ने एक नज़र एसी पर भी मारी, मगर वो भी बंद थी। तो फिर ये ठंड ऐसे अचानक से कैसे बढ़ने लगी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तभी हमारी गाड़ी एकदम से झटका खाकर बंद पड़ गई। अब इस गाड़ी के खराब होने के पीछे का क्या कारण था, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गाड़ी तो इतनी पुरानी भी नहीं थी। लेकिन आज इसने हमें आखिर धोखा क्यों दे दिया। फिर पापा ने कहा कि यहाँ पर तो आसपास कहीं कोई मैकेनिक भी नहीं है, तो अब हम लोगों को शायद यहाँ से पैदल ही घर के लिए निकलना होगा। शायद अगर गाड़ी मुझसे ठीक नहीं हुई तो फिर हमारे पास केवल एक ही चारा है, और वो ये है कि हम लोगों के लिए घर के लिए पैदल जाना होगा। मैंने कहा, लेकिन पापा हम पैदल क्यों जाएंगे, घर से अंकल जी को बुला लेंगे, वह अपनी बाइक लेकर आ जाएंगे। पापा को भी मेरी बात कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक लगी। फिर पापा गाड़ी से नीचे उतरने ही वाले थे कि तभी गाड़ी का बोनट अपने आप ही खुल गया। यह देखकर तो हमारी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। आखिर बोनट अपने आप ही कैसे खुल सकता था। तभी हमें गाड़ी के सामने से कोई आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ औजारों की लग रही थी, मानो कोई मैकेनिक अपने औजारों से किसी वस्तु को ठीक कर रहा हो। अभी मेरे पापा नीचे उतरने ही वाले थे कि तभी वह खुला हुआ गाड़ी का बोनट अपने आप ही नीचे गिर गया। उस बोनट के नीचे गिरते ही सामने की तरफ जो दृश्य हमने देखा, तो उसे देखकर तो हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए। इस बार हमारी आंखों के सामने एक काफी भयानक और खतरनाक चेहरा मौजूद था। वह एक बड़ा सा आदमी था जिसकी हाइट लगभग 7 फुट होगी। यह देखकर हमारे तो हाथ और पैर बुरी तरह से कांपने लगे, और अब मेरे पापा भी डर के मारे शोक में डूब चुके थे। अब मुझे और मेरी मम्मी को ही कुछ करना होगा, लेकिन अब हम लोग कर भी क्या सकते थे। तभी गाड़ी के दरवाजे पर एक भयानक दस्तक हुई। वह दस्तक इतनी खौफनाक थी कि अगर कोई कमज़ोर दिल वाला उसे देख ले तो वहीं अपना दम तोड़ दे। दरअसल इस बार हमने देखा कि एक कटा फटा हाथ लगातार गाड़ी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जैसे ही वह हाथ गाड़ी के फाटक के कांच पर लगता तो खून की धारा सी बहने लगती। दरअसल वह हाथ खून से लथपथ था। यह देखकर मेरे और मम्मी के तो होश ही उड़ चुके थे। आज हमें पहली बार भूत प्रेत पर विश्वास होने लगा। तभी हमें गाड़ी के सामने वाले कांच के शीशे के ऊपर कोई नीचे गिरा हुआ दिखा। उसके बाल खुले हुए थे, यानी कि वह एक औरत थी। तभी उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसका चेहरा देखकर किसी की भी जान निकल जाए। अब उसका चेहरा मेरे और मम्मी के जस्ट आंखों के सामने था। उस लड़की का चेहरा उस आदमी से भी काफी खतरनाक दिख रहा था। साथ ही वह काफी गुस्से में भी नजर आ रही थी, मानो वो हमें मारकर ही दम लेगी। अभी उसके पीछे एकदम से वह आदमी आकर खड़ा हो गया, और वह दोनों इस बार एक साथ हमें घूरने लगे। अब उन दोनों के कदम हमारी तरफ ही बढ़ रहे थे कि उनका एक एक बढ़ता हुआ कदम हमारी सांसों को रोक रहा था। डर के मारे हमारे तो पसीने छूटने लगे। तभी वह दोनों एकदम से वहां से गायब हो गए, और तभी हमें ऐसा लगा कि गाड़ी के पीछे वाले फाटक के पास कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा हो। तभी हम लोग जब पीछे पलटे तो हमने देखा कि अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। अब मुसीबत हमारे पीछे लग चुकी थी, मगर मेरी मम्मी का दिमाग कहीं और ही चल रहा था। उन दोनों को हमारे करीब आता देख मम्मी ने दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोग मंदिर में काफ़ी बार आया जाया करते थे और माँ दुर्गा की पूजा करते थे। तो मम्मी को दुर्गा चालीसा का पाठ करना काफ़ी पहले से आता था। जैसे ही मम्मी दुर्गा चालीसा का पाठ करने लगी, तभी उन दोनों शैतानों को पीड़ा पहुंचने लगी। उन दोनों ने अपने अपने कान पकड़ लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि मानो आज हमारे कान ही फट जाएंगे। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने अपने बैग में से माँ दुर्गा जी के मंदिर से लाई गई राख, जिसे हम लोग भभूति के नाम से पुकारते हैं, मेरी मम्मी ने उस राख को मेरे पापा और मेरे माथे पर लगाया और गाड़ी के चारों तरफ छींटा मार दिया। और उसके बाद मम्मी ने दुर्गा चालीसा का पाठ करना चालू रखा, और उसके बाद वह भयानक आदमी और वह चुड़ैल वहां से एकदम से गायब हो गए। पता नहीं वो दोनों एकदम से कहाँ चले गए,
मगर एक बात तो साफ थी, उन दोनों के जाने की वजह मेरी मम्मी थी। उसके बाद मेरे पापा ने माँ दुर्गा का सच्चे दिल से नाम लेते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, तो गाड़ी एक दो बार में तो स्टार्ट नहीं हुई, मगर कुछ देर के बाद गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई। मगर पापा ने चाबी भी नहीं घुमाई। अब यह गाड़ी अचानक से कैसे स्टार्ट हुई, ना तो मुझे कुछ समझ में आ रहा था और ना ही मेरे मम्मी पापा को। लेकिन एक बात तो साफ थी कि आज दुर्गा माता की दिव्य शक्ति के सामने शैतानी शक्तियों की हार हो चुकी थी। उसके बाद मेरे पापा ने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट देखा तो उन्होंने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और उसके बाद गाड़ी को मेरे पापा फुल स्पीड में भगाते हुए घर के लिए निकल पड़े। कुछ देर के बाद हम लोग घर पर पहुंचे, लेकिन घर पर पहुंचने के बाद हमने इस घटना का जिक्र किसी से भी नहीं किया। फिर उसके बाद कभी भी हमारे साथ कुछ भयानक नहीं घटा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में वह सब चीज़ें देख लेता है जो उसे देखना बिल्कुल पसंद नहीं होता। हमने उस लड़की और उस लड़के के बारे में भी पता लगाया, तो हमें पता चला कि वह दोनों प्रेमी हुआ करते थे। घर वाले उनकी जोड़ी से खुश नहीं थे और उन दोनों ने क्रोध में आकर सड़क पर ट्रक के सामने आकर आत्महत्या कर ली। और उसके बाद उन दोनों का क्रोध गांव पर इस कदर चढ़ गया कि वो दोनों उस पूरे गांव को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन गांव वालों ने उन दोनों की आत्माओं को गांव के अंदर आने से रोक रखा है। लेकिन उसके बाद उन दोनों की आत्माएं वहीं उसी रास्ते पर भटकती हैं और उस रास्ते से आना जाना रात में कोई भी नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, मेरा नाम जयपाल है और यह हादसा मेरे साथ आज से लगभग 5 साल पहले हुआ था। ये वाकया सन 2015 का है। मैं उस समय अपने फैक्ट्री का मैनेजर था। फैक्ट्री के पेपर वर्क से लेकर वर्कर्स की प्रेजेंसी और एब्सेंसी, मुझे सभी का ख्याल रखना पड़ता था। उस फैक्ट्री का सुपरवाइजर था मेरा दोस्त कुणाल, जो कि मुझसे एक पोस्ट ऊपर काम करता था, पर हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मेरा काम सिर्फ इतना होता था कि मैं मज़दूरों पर नज़र रखूं और साथ ही उनके आने जाने की जानकारी को एक रजिस्टर में नोट करूं। मेरा काम ऐसे ही चलता रहता था। कुणाल को कई सारी मीटिंग में जाना पड़ता था, तो उनकी गैर हाजिरी पर मेरा ही ये काम होता था कि मैं फैक्ट्री के वर्कर्स और बाकी डिपार्टमेंट्स को ठीक से मैनेज करूं। कुणाल अपने कामों में बहुत बिजी रहता था, तो मैं ही उसका काम अक्सर संभाल लिया करता था। कभी कभी तो मुझे अकेले ही फैक्ट्री में रुकना पड़ता था, जो कि मेरी आदत सी हो चुकी थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि मुझे रोज़ाना फैक्ट्री में रुकना पड़े, लेकिन कभी कभी रुकना पड़ता था। कभी कभी जब फैक्ट्री के काम बाकी रह जाते हैं तो कोई सप्लाई करने का समय होता, तब मुझे रात को फैक्ट्री में ही ठहरना पड़ता। फिर एक वक्त की बात है जब हमारी फैक्ट्री को एक बड़ा काम मिला था। इसी वजह से मेरा थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना ज़रूरी था। दरअसल मुझे एक दूसरे कारखाने में किसी मीटिंग के सिलसिले में जाना था। जिस जगह मुझे जाना था, यानी जिस कारखाने में मुझे जाना था, उसके आसपास का इलाका बहुत ही सुनसान था। वो चारों ओर जंगलों से घिरा था। मैं कुछ मजदूरों को लेकर कारखाने पहुंचा, पर शायद वहां पर कोई आया ही नहीं था। दरअसल उस कारखाने में कोई मशीन का काम था शायद, जैसा हमें बताया गया था। मेरे साथ मेरे मजदूर भी थे। उस कारखाने में उस समय कोई मौजूद नहीं था। तभी उस कारखाने से एक आदमी निकला और मुझसे हाथ मिलाते हुए मुझसे कहा, जी मैं सिक्योरिटी इंचार्ज। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, आप जल्द से जल्द अपना काम शुरू करवा दें। मजदूरों का काम यह था कि उन्हें पुरानी चीज़ों को एक जगह से बाहर के ट्रॉली में भरना था। मैंने सारे ही मजदूरों को काम बड़े अच्छे से समझाया और फिर उन्होंने ठीक तरह काम भी किया। अब करीबन दोपहर के 1 बज चुके थे, इसलिए शाम के तकरीबन 4-5 बजे तक वो काम चला। दरअसल ज़रूरी सामानों में एक सामान था, सोने की बिस्किट, जिसकी छानबीन और प्योरिटी चेक की जा रही थी।
सब काम होने के बाद मेरा भी काम खत्म हुआ, पर आज मेरा वहाँ पर रुकना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि एक तो कारखाना जंगल के नज़दीक था और ऊपर से इतने दाम का सोने का बिस्किट और भी महंगे और ज़रूरी चीज़ें थी जिसे यूं ही छोड़कर नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ होती तो सारी जिम्मेदारी मेरी होती। इसी वजह से मैंने उस प्योरीफाइड सोने की बिस्किट और जो दूसरे ज़रूरी सामान थे उन्हें ठीक तरह से कवर करके उनकी जगह पर रख दिया था। आज रात रिस्क नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि मेरी खुद की फैक्ट्री से भी बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पर मौजूद था, और यही वजह थी कि आज मुझे और सिक्योरिटी इंचार्ज को कारखाने में ही रुकना था। मेरे साथ मेरा ही एक मजदूर जिसका नाम नरेंद्र था और जिसे हम राजू भी कहते थे, वो भी हमारे साथ रुकने वाला था। सभी मजदूर के चले जाने और बचे कुछ काम निपटाते निपटाते रात का समय हो चला था। रात होने के साथ ही हमने अपना खाना निकाला और फिर खाना खाने बैठ गए। तभी वहाँ पर अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आई। ये हमारे लिए थोड़ा अजीब था, क्योंकि हमें ठीक तरह से याद है कि हमने सभी सामानों को उचित जगह पर रख दिया था। हम लोग फैक्ट्री के अंदर घुसे तो हमने देखा कि सारा का सारा सामान बिल्कुल सही तरीके से अपनी जगह पर रखा हुआ था। कोई भी चीज़ ना तो नीचे गिरी हुई थी और ना ही कोई सामान इधर से उधर बिखरा हुआ था। फिर ये आवाज़ थी कैसी? खैर, उस समय हम लोगों ने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हम फिर से खाना खाने बैठे तो हमें अचानक से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। वह आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। हमने सोचा कि शायद पास के जंगल में है, इसलिए कोई जंगली जानवर होगा। हम लोगों ने यही सोचकर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। पर अब आज की रात जो कहर हम पर गिरने वाला था उसका किसी को भी अनुभव नहीं था। फिर वहाँ पर मौजूद लोग फैक्ट्री के ही पीछे वाले हिस्से के गेस्ट हाउस में सोने गए। फिर हम कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी राजू को शायद किसी के कदमों की आवाज़ आई। हालांकि वह आवाज़ मुझे तो नहीं सुनाई दे रही थी, मगर वह आवाज़ राजू को साफ साफ सुनाई दे रही थी। राजू उस आवाज़ को सुनकर थोड़ा घबरा सा गया था और वो हमें भी इस बात के लिए सचेत कर रहा था। फिर मैंने उसे समझाते हुए कहा, यार तू डर मत, यहाँ पर जंगल है तो जंगली जानवरों की और उनके चलने की आवाज़ तुझे सुनाई दे रही होगी। और यह बोलकर मैंने उसे शांत किया। हम दोनों वहाँ से सीधा कमरे में आ गए। हम जैसे ही कमरे में दाखिल हुए कि तभी कमरे में एक अजीब सी बदबू आने लगी। वो बदबू बर्दाश्त से बाहर थी। हम लोग उस कमरे से बाहर निकल आए, तब जाकर हमें थोड़ी राहत मिली। मैंने राजू से कहा, शायद इस कमरे में कोई जानवर मर गया होगा, इसीलिए इस कमरे में बदबू आ रही है। फिर इसके तुरंत बाद ही हम बिस्तर लिए मैं और राजू कमरे के सामने वाले चबूतरे पर सोने चले गए। हमें इस बात का भी डर था कि कहीं रात में कोई जंगली जानवर हम पर हमला ना कर दे। इसी वजह से हमने फाटक को कस के बंद कर दिया था। फिर रात के तकरीबन 11:30 बजे होंगे कि तभी जब हम सब गहरी नींद में थे, पर तभी किसी के गुर्राने की आवाज़ आई, जिससे हम सभी की नींद भी टूट गई। हम सब लोग एकदम से जाग चुके थे, पर इस बार माहौल ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ही अजीब था, क्योंकि दिन में तो एक बार फिर भी समझ में आता है, पर देर रात हम लोग साफ साफ किसी के गुर्राने की आवाज़ को सुन पा रहे थे। यही वजह थी कि इस बार हमें थोड़ा डर महसूस हुआ, जो कि लाजमी भी था। हमने तुरंत ही मिलकर आग जलाई, इस यकीन से कि हो सकता है अगर कोई जंगली जानवर हो तो वो दूर भाग जाए। फिर हम लोग उस आग के पास बैठ गए। हम लोग लगभग 2 घंटे उसी तरह बैठे रहे। हमें उन 2 घंटों में कोई आवाज़ नहीं सुनाई थी। अब हमें नींद भी लग रही थी, जिस कारण मैं और वो लोग भी बिस्तर की तरफ मुड़े ही थे कि तभी हमें कोई लंबा सा और एकदम पतला शख्स भागता हुआ दिखा। उसे देखकर हमें डर का एहसास फिर से होने लगा। इसी वजह से हम दोबारा उस आग के पास बैठ गए। तभी राजू कहने लगा कि बाबू साहेब, एक तो ये जंगल का इलाका और हम ठहरे 5 लोग, ऐसे में कितना डरावना दृश्य बनेगा। हम कह रहे हैं कि ज़रूर ये कोई भूत पिशाच का इलाका है। राजू की बात सुनने के बाद मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था,
मन की तसल्ली के लिए मैंने वापस उसी तरफ देखा जहां हमने थोड़ी देर पहले किसी को भागते हुए देखा था। जब मैंने उस तरफ इस बार देखा तब मुझे कोई नजर नहीं आया, जिससे मेरे मन को तसल्ली हो गई कि सब कुछ ठीक है। कि तभी एक बड़ी भयानक आवाज हमें सुनाई दी। ये सुनकर हम सभी का दिल बुरी तरह से दहल उठा। अभी हमें भी थोड़ा एहसास लगने लगा था कि हो ना हो ये आवाज किसी जानवर की नहीं हो सकती, बल्कि जरूर कोई शैतानी शक्ति यहाँ आसपास मौजूद है। राजू बार बार यही कहे जा रहा था कि यहाँ कोई जानवर नहीं है, बल्कि जरूर ये कोई शैतान है या कोई राक्षस है जो शायद अब हमारा शिकार करने के मकसद से यहीं कहीं छुपा है। हमारी एक गलती हमारी जिंदगी छीन सकती है। केदार जी वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज थे, तो उन्होंने कहा, मेरे पास कभी यहाँ अकेले या वैसे भी रात बिताने का अनुभव नहीं है, पर मैंने भी यहाँ के आसपास के वातावरण के बारे में तरह तरह की कहानियाँ सुन रखी हैं। उन्होंने कहा, यहाँ के माहौल को देखकर तो यही लगता है कि जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं फैक्ट्री के अंदर पड़े उन सभी चीज़ों को ऐसे छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकता था, क्योंकि सारी जवाबदारी मेरी ही थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि यह सारी करतूतें हमें वहाँ से भगाने के लिए किसी चोर द्वारा की जा रही हो, क्योंकि फैक्ट्री को हमने बड़े अच्छी तरह से लॉक किया था। मुझे थोड़ा बहुत शक उस बात पर भी था, तो मैंने थोड़ी सतर्कता बरती। खैर, मुझे इन बातों पर अभी भी विश्वास नहीं था कि यह कोई शैतानी शक्ति होगी, क्योंकि इससे पहले ना तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था और ना ही मैं इन चीज़ों को मानता था। कुछ देर तक हम लोग इसी के बारे में सोच रहे थे कि तभी हमें सामने किसी के बहुत जोर से पैर पटकने की आवाज़ सुनाई दी, और तभी हमारी नज़र सामने की तरफ पड़ी। पर इस बार जो हमने अपनी खुली आंखों से देखा था, तो उस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल था, और साथ ही हमारी धड़कनों की रफ्तार भी तेज हो गई थी। राजू की हालत तो डर के मारे बहुत ही बुरी हो चुकी थी। मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम सभी लोग अब करें तो करें क्या। मैंने खुद अपनी आंखों से जिंदगी में पहली बार देखा एक राक्षस को, क्योंकि उसे इंसान बिल्कुल नहीं कह सकते। उसके सिर पर दो भाले जैसे आकार के कुछ थे, और उसका चेहरा तो हमारे खून जमा रहा था। मतलब कि उसका चेहरा हद से ज़्यादा भयानक था। उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा थी कि आप लगभग 20 फुट तो कम से कम समझ ही लीजिए। उस समय उसे देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब हमारे पास वहाँ से बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोगों के पास बस एकमात्र कमरा था, वही कमरा जिससे कुछ समय पहले हम लोग निकल कर आए थे। हम लोग उसी कमरे में फिर से छुप गए। हम लोग लगभग 10 मिनट तक उस कमरे में ही बैठे रहे, लेकिन बाहर से कोई रिएक्शन नहीं आया। इस वक्त सबसे ज़रूरी ये था कि हम लोग हमारी जान बचाएं, इसीलिए हम लोग उस कमरे के अंदर ही बैठे रहे। तभी उस कमरे के बाहर से बड़ी भयानक आवाज़ें आने लगीं। इस तरह होता देख मैं तो पूरे तरीके से घबरा चुका था, और साथ ही दूसरे लोगों की भी हालत अब डर के मारे बुरी हो चुकी थी। अब हम सब हिम्मत बनाए रखे। उस समय पता नहीं नेटवर्क को क्या हो गया था कि हम किसी का भी फ़ोन लग नहीं पा रहा था। हमने उस फैक्ट्री के पीछे वाले रास्ते से भागना शुरू किया। मैं कभी उन रास्तों से गुजरा नहीं था, जिस कारण मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। खैर, सिक्योरिटी इंचार्ज भी हमारे साथ ही था, उसे इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी थी। हम लोग वहाँ से बड़े धीरे कदमों के साथ चलते चलते उसी कारखाने के दूसरे विभाग में पहुँचे। उस विभाग में अब कुछ शांत था, वहाँ किसी की कोई हलचल नहीं थी। बस इसी वजह हमारा थोड़ा डर कम हो गया था। तभी मैंने उन लोगों से कहा कि यार चलो हम किसी विभाग में चलकर छुप जाते हैं। पर दरअसल उस विभाग की चाबी हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा कि आप लोग मेरे पीछे पीछे चलते रहो, पर मुझे जंगल का सही से रास्ता तो नहीं मालूम है, पर मैं किसी तरह आपको हाईवे तक पहुंचा दूंगा, जहां से हम सब लोग लिफ्ट वगैरह लेकर निकल जाएंगे। फिर उसने ये भी कहा कि यही वजह है कि उस विभाग के आसपास कोई भी देर रात नहीं रुकता, और यही कारण है चोर डकैत भी वहाँ घुसने से डरते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले वही शैतान कहीं से उन जंगलों में आकर बस गया। सूरज की रोशनी में
इसका प्रकोप बहुत कम होता है, पर चांद की रोशनी में इसकी ताकत दुगनी हो जाती है। फिर इसके तुरंत बाद ही हम सभी लोग अब बस वहां से भागने लगे। खौफ तो बहुत था, पर हम फिर भी किसी तरह उस सिक्योरिटी इंचार्ज के पीछे पीछे भाग रहे थे। भगवान के शुक्र से हम किसी तरह हाईवे तक पहुंच गए, पर तभी हमने जो देखा उसने तो हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे। वही शैतान बड़े अजीब तरह से हमें घूरे जा रहा था। हम पांचों ने तो अब जीने की आस ही छोड़ दी थी। वो शैतान अब धीरे धीरे करके हमारी तरफ बढ़ रहा था, पर शायद हमारी किस्मत में अभी जिंदगी लिखी थी। बड़ी तेजी से एक ट्रक उसी तरफ से आ रहा था। हमने उसे हाथ जोड़कर रोकने का इशारा किया, क्योंकि यही एक आखिरी उम्मीद थी। ट्रक वाले ने भी मेहरबानी दिखाते हुए गाड़ी को रोक दिया। फिर हम सभी उस पर चढ़ गए और हम सब अंदर घुस गए थे, और हम सब पीछे लगातार देखे जा रहे थे। हम ये देख रहे थे कि कैसे वो शैतान भूखे कुत्ते की तरह हमारे पीछे पड़ा है। पर ट्रक वाले ने गाड़ी राइट में मोड़ ली और उसके बाद उस शैतान ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया। अब हम लोग एक सुरक्षित जगह पहुंच गए थे, और फिर अगली सुबह हमने ये सारी बातें बाकी के लोगों को बताई, जिस पर वो भी हैरान हो गए। खैर, इस घटना को बीते तो अभी कुछ समय हो चुका है, पर आज भी कभी जब उस किस्से को याद करता हूँ तो खौफ से दहल उठता हूँ। आज मैं भगवान और अपनी किस्मत का शुक्र मानता हूँ कि उस दिन मैं वहाँ पर अकेला नहीं था और समय पर वो ट्रक ड्राइवर आ गया था, वरना शायद हम आज की कहानी बताने तक जिंदा नहीं रहते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Dhoti Kurta sets at up to 35% off on first order. Download now. आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सर्दी की रात थी। ट्रक का इंजन गूंज रहा था और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था, और मैं ट्रक में कंबल ओढ़े सड़क की ओर देख रहा था। वहीं मेरे उस्ताद देवेश, जो उस वक्त ट्रक चला रहे थे, वो हमेशा की तरह कुछ गुनगुना रहे थे। अभी हमारा ट्रक नैनीताल की पहाड़ियों के बीच एक बन रहे एक होटल की तरफ जा रहा था, जहां हमें 500 सीमेंट की बोरियां पहुंचानी थी। ट्रक अपनी अधिकतम स्पीड पर चल रहा था। इसी बीच अचानक ही हाईवे पर धुंध पसरने लगी, जिस वजह से उस्ताद को ट्रक की स्पीड स्लो करनी पड़ी। अभी उस्ताद ने ट्रक की स्पीड कम ही की थी कि तभी उस धुंध में से एक परछाई एकाएक ट्रक के सामने आ खड़ी हुई। उस परछाई पर नज़र पड़ते ही उस्ताद ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगते ही उस्ताद बोले, अरे भाई, ये कौन है? उस्ताद के ये कहते ही जब मैंने गौर से सामने देखा तो पता चला कि जिसे हम परछाई समझ रहे थे वो असल में एक औरत थी। अभी मैं और उस्ताद ट्रक के सामने खड़ी उस औरत को ही देख रहे थे कि तभी वो औरत चीखते हुए बोली, मेरे बच्चे को बचा लो। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसके साथ कोई बच्चा नहीं था, और यही सवाल जब उस्ताद ने उस औरत से किया कि तुम किस बच्चे की बात कर रही हो, तुम्हारे साथ तो कोई बच्चा भी नहीं है। उस्ताद के इस सवाल करते ही वो औरत रो पड़ी। उस औरत को रोता देख उस्ताद उस औरत से बात करने के लिए ट्रक से नीचे उतरे, और उनके उतरते ही मैं भी उतर गया। अभी हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे थे कि तभी वो धुंध इस कदर बढ़ गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब वो धुंध का गुबार छटा तो वहाँ अब कोई नहीं था सिवाय गहरी खामोशी और अजीब से सन्नाटे के। ये वो पल था जब मेरा दिल किसी अनहोनी को महसूस कर रहा था। जब मैं एक और आने वाले